15 मार्च 1854 गोधुली बेला में झांसी का सफेद शाही हाथी घुड़सवार दस्तों के साथ राजमहल की तरफ बढ़ रहा था। आमतौर पर झांसी के शाही मेहमानों की अगवानी इसी तरह की जाती थी, लेकिन उस दिन हाथी के ऊपर लगे लाल मखमल से सजे चांदी के होद में जो शख्स सवार था, वो न सिर्फ झांसी के राजघराने बल्कि पूरी रियासत की तकदीर बदल सकता था। ये शख्स थे मशहूर ऑस्ट्रेलियन वकील लैंग जॉन, जो रियासत की कर्ता धर्ता और महाराज गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई के विशेष आग्रह पर आगरा से झांसी पहुंचे थे। उस जमाने में लैंग को हिंदुस्तान में कंपनी शासन की तानाशाही के खिलाफ मुखर पैरवी करने के लिए जाना जाता था। रानी चाहती थी कि वे लंदन की अदालत में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के विरोध में झांसी का पक्ष रखे। इस नीति के तहत दत्तक पुत्रों को रियासतों का वारिस मानने से इनकार कर दिया गया था। और रास्ते में लैंग लगातार सोचे जा रहे थे कि किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मित्र रियासत झांसी को हड़पने की साजिश कर रही थी। वहीं महल में इंतजार कर रही रानी के जहन में गुजरे 12 साल खुद को दोहरा रहे थे। वे साल जो घुड़सवारी और तीरंदाजी के खेलों में उलझी मासूम मनु को वक्त से पहले ही दुविधा और जिम्मेदारियों से भरी इस दहलीज पर खींच लाए थे। बचपन। मणिकर्णिका यानी मनु का जन्म तीर्थ नगरी बनारस में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मनु के पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव के परिवार के खिदमतदार थे और बिठूर रियासत के पेशवा के यहाँ काम करते थे। 4 साल की उम्र से ही अपनी मां भागीरथी बाई को खो देने के बाद मनु अपना ज्यादातर वक्त अपने पिता के साथ पेशवा दरबार में गुजारने लगी। मोरोपंत की आजाद परवरिश का असर ये हुआ कि बचपन में ही मनु नाना साहेब और तात्या टोपे जैसे साथियों के साथ जंग के हुनर सीखने लगी। 1842 में मनु का विवाह झांसी नरेश गंगाधर राव नेवलकर के साथ हुआ, जिसके बाद उन्हें लक्ष्मीबाई नाम मिला। 1851 में रानी ने राजकुंवर दामोदर राव को जन्म दिया, लेकिन कुंवर 4 महीने से अधिक नहीं जी पाए। पुत्र की मृत्यु के साथ ही मानो लक्ष्मीबाई का सौभाग्य भी उनका साथ छोड़ गया था। गंगाधर राव इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और दिन प्रतिदिन उनकी सेहत गिरती चली गई। इसे देखते हुए 1853 में महाराज ने अपने दूर के भाई आनंद राव को गोद लेने का निर्णय लिया, जिन्हें वे दिवंगत कुंवर की याद में दामोदर राव नाम से ही पुकारते थे। यही वो दौर था जब ब्रिटिश सरकार ने रियासतों और राजे रजवाड़ों ने संतान गोद लेने की प्रथा को लेकर बेहद सख्त रुख अपना लिया था। इसे ध्यान में रखते हुए गोद लेने की पूरी रस्म झांसी में तैनात ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एजेंट मेजर एलिस की मौजूदगी में अदा की गई। महाराज ने रस्म के दौरान दस्तावेज और अपने वसीयत तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी तक भिजवा दिए। इस वसीयत के मुताबिक वयस्क होने के बाद दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का अगला महाराज होना था और तब तक लक्ष्मीबाई को उनकी और रियासत की सरपरस्ती रहनी थी। मेजर एलिस ने कागजात अपने वरिष्ठ अधिकारी जॉन मैलकॉम को सौंप दिए। हालांकि मैलकॉम लक्ष्मीबाई को राजनीतिक तौर पर इस पद पर नहीं देखना चाहता था, फिर भी वो महाराज की वसीयत के समर्थन में था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी की मंशा कुछ और ही थी। उसने वसीयत को मानने से इनकार कर दिया और नए कैप्टन अलेक्जेंडर स्किन को झांसी की जिम्मेदारी सौंप दी। कुंवर के अधिकारों को लेकर चिंतित लक्ष्मीबाई ने 3 दिसंबर 1853 को एक बार फिर मेजर एलिस के जरिए मैलकॉम तक दरख्वास्त भिजवाई। तब तक मैलकॉम हवा का रुख भांप चुका था, लिहाजा उसने ये खत आगे ही नहीं जाने दिया। करीब 2 महीने बाद 16 फरवरी 1854 को रानी ने इस बारे में आखिरी बार अंग्रेज हुक्मरानों से संपर्क साधने की कोशिश की, जो बेनतीजा रही। फिर मार्च 1854 में कंपनी ने रानी लक्ष्मीबाई को किला छोड़कर नगर में स्थित अन्य महल में जाने का फरमान सुना दिया। उनकी गुजर के लिए 5,000 रुपए प्रति माह की पेंशन बांध दी गई। अंग्रेजों ने दामोदर दास को राजा की निजी संपदा का तो वारिस मान लिया था, लेकिन उन्हें बतौर कुंवर स्वीकार नहीं किया। रानी अंग्रेजों की नीयत भांप चुकी थी, सो उन्होंने लैंग जॉन को बुलावा भिजवा दिया। जॉन लैंग ने धोखे से रानी को देखा। लैंग जॉन ने रानी लक्ष्मीबाई के साथ अपनी पूरी मुलाकात का जिक्र अपनी किताब वॉन्डरिंग्स इन इंडिया एंड अदर स्केचेस ऑफ लाइफ इन हिंदुस्तान में किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि कमरे के एक तरफ पर्दा लगा हुआ था और लोग उसके पीछे खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी पीछे से रानी की आवाज आई। पर्दे के पास आकर ये मुझे अपनी परेशानियों के बारे में बताने लगी।
वो एक मध्यम कद काठी की औरत थी। युवावस्था में रानी बेहद खूबसूरत रही होंगी, क्योंकि उनके चेहरे में अब भी काफी आकर्षण था। रानी की भाव भंगिमाएं विद्युतापूर्व भरी थी और उनके नैन नक्श काफी सुंदर थे। वे ना तो बहुत गोरी थी और ना ही बहुत सांवली। झांसी के लिए जंग। लक्ष्मीबाई को समझ आ रहा था कि यदि झांसी का आत्मसम्मान वापस दिलवाना है तो देर सवेर ब्रिटिश फौजों से युद्ध करना होगा। लिहाजा रानी ने रियासत की सेना के साथ आम पुरुषों और महिलाओं को भी युद्ध के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। वक्त के साथ कुंवर दामोदर 7 साल के हो गए। रानी ने उनका उपनयन संस्कार करवाने का निश्चय किया। इसके बहाने लक्ष्मीबाई झांसी के सभी मित्र राजाओं, दीवानों और नवाबों को बुलाना चाहती थी ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके। इस कार्यक्रम में नाना साहेब, राव साहेब, दिल्ली के सुल्तान बहादुर शाह और अवध के नवाब को बुलाया गया। रानी की जीवनी पर लिखी एक किताब के मुताबिक फरवरी 1857 में तात्या टोपे चोरी छिपे लक्ष्मीबाई को एक खत देकर गए थे, जिसमें क्रांति का आह्वान था। जानकार कहते हैं कि रानी उस समय को बगावत के लिए सही नहीं मान रही थी, तो निर्णय लिया गया कि बगावत का बिगुल 31 मई 1857 को फूंका जाएगा। रोटी और कमल के फूल को क्रांति के निशान के तौर पर चुना गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से 10 मई को कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी में विरोध के स्वर फूट पड़े और क्रांति 3 सप्ताह पहले ही शुरू हो गई। 7 जून को एक क्रांतिकारी झांसी पहुंचे, जहां रानी ने इनकी 3 लाख रुपए की मांग को स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों को भेजे अपने पत्र में रानी ने साफ किया कि उन्होंने ये कदम नगरवासियों के साथ किले में मौजूद ब्रिटिश औरतों और बच्चों की जान माल की रक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया था। हालांकि बागियों को दी गई ये मदद रानी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। क्रांतिकारियों के डर से अंग्रेज अफसरों ने झांसी छोड़ दी थी और रियासत एक बार फिर से रानी के कब्जे में आ गई। इसी बीच महाराष्ट्र के सदाशिव राव ने झांसी से तकरीबन 30 मील दूर कथुरा के किले पर कब्जा कर लिया और घोषणा करवा दी कि अब से इलाके का प्रत्येक गांव इसके अधीन होगा। इससे पहले कि रियासत में बगावत होती, रानी ने सदाशिव को खदेड़ते हुए उसके कब्जे से कथुरा के किले को छुड़वा लिया। लेकिन कुछ समय बाद सदाशिव फिर आया। इस बार रानी ने उसे बंदी बना लिया। इन युद्धों से झांसी उभर ही रही थी कि अक्टूबर 1854 में ओरछा का एक सिपह सालार साथे खान अपनी टुकड़ियों को लेकर झांसी की तरफ बढ़ने लगा। अपने घायल सिपाहियों और नागरिकों को इकट्ठा कर लक्ष्मीबाई साथे खान पर टूट पड़ी और उसे खदेड़ दिया। इन लड़ाइयों ने झांसी को कमजोर जरूर बनाया, लेकिन लक्ष्मीबाई के नेतृत्व और युद्ध कौशल में काफी इजाफा हो गया। कुछ ही महीने गुजरे थे कि 6 जनवरी 1858 को हैमिल्टन के नेतृत्व में अंग्रेज फौजों ने झांसी का रुख किया। अंग्रेजों ने रानी को बगावत में हिस्सेदारी का कसूरवार माना था। 7 फरवरी को हैमिल्टन ने एक रिपोर्ट तैयार करके अपने अफसरों को भेजी। इसमें लिखा था, यद्यपि रानी ने ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं की है, लेकिन इशारे कुछ ठीक नहीं है। अंग्रेजों ने 14 फरवरी को लक्ष्मीबाई के नाम एक पत्र भेजा, जिसमें उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। 15 मार्च तक रानी इस खत का जवाब नहीं सोच पाई थी। वे जानती थी कि युद्ध का अंजाम क्या होने वाला है, लेकिन जनादेश था कि झांसी फिरंगियों के अधीन नहीं होनी चाहिए। दूसरे, लक्ष्मीबाई के पिता सहित अन्य सरदार भी युद्ध के पक्षधर थे और पिछले 3 युद्धों में मददगार साबित हुए कई बागी सैनिक रानी की शरण में थे, जिनके लिए अंग्रेजों के पास किसी भी तरह के समझौते का मतलब सिर्फ मौत था। लिहाजा निर्णय ले लिया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने आखिरी बार रानी के सामने निहत्थे मुलाकात की पेशकश रखी। उन्होंने ये कहते हुए उसे ठुकरा दिया कि अब अगली भेंट सेना के साथ ही होगी। इस तीखे जवाब के बावजूद झांसी को एक बार और आत्मसमर्पण का मौका दिया गया, लेकिन लक्ष्मीबाई ने इसे भी ठुकरा दिया। नतीजतन 23 मार्च 1858 को ब्रिटिश फौजों ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। 30 मार्च को भारी बमबारी की मदद से अंग्रेज किले की दीवार में सेंध लगाने में सफल हो गए, लेकिन तभी तात्या टोपे 20,000 बागियों की फौज लेकर वहां पहुंच गए। 3 अप्रैल तक बागियों ने ब्रिटिश सेना को उलझाए रखा। उसके बाद सेना आखिरकार झांसी में प्रवेश कर ही गई। खुद को कमजोर होता देख लक्ष्मीबाई झांसी की आखिरी उम्मीद दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांध छोटी सैन्य टुकड़ी के साथ झांसी से निकल गई। अगले 24 घंटे में तकरीबन 93 मील की दूरी तय करने के बाद रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची, जहां उनकी मुलाकात ब्रिटिश सरकार की आंखों की पहले से किरकिरी बने हुए नाना साहब पेशवा, राव साहब और तात्या टोपे से हुई। 30 मई को ये सभी बागी ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर के राजा जयाजी राव सिंधिया अंग्रेजों के समर्थन में थे।
लेकिन उनकी फौज बागियों के साथ हो गई। जानकारी मिलते ही 16 जून को अंग्रेज फौजें ग्वालियर भी पहुंच गई। 17 जून की सुबह लक्ष्मीबाई अपनी अंतिम जंग के लिए तैयार हुई। जन्म की ही तरह लक्ष्मीबाई की मृत्यु को लेकर भी अलग अलग मत हैं, जिनमें लॉर्ड कैनिंग की रिपोर्ट सर्वाधिक विश्वसनीय मानी जाती है। इनके मुताबिक रानी को एक सैनिक ने पीछे से गोली मारी थी। अपना घोड़ा मोड़ते हुए लक्ष्मीबाई ने भी उस सैनिक पर फायर किया, लेकिन वो बच गया। वे घायल अवस्था में मंदिर तक गई थी, जहां उन्होंने दामोदर की जिम्मेदारी सैनिकों को सौंपी। उस वक्त रानी बदहवास हालत में थी, फिर भी उन्होंने मरते मरते कहा कि उनका शरीर अंग्रेजों को नहीं मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, कौन सी बात में ज्यादा सच्चाई है? हमें कमेंट में बताइए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें।